नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन भारतीय स्रोत पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये श्री पराशर जी और मैत्रेय के बीच का संवाद है और इसमें भारतवर्ष की एक अनोखी तस्वीर मिलती है। बिल्कुल, सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि जम्बूद्वीप के नक्शे में इसका स्थान और इसका आध्यात्मिक महत्व, ये सब। हम्म। तो आज हमारा इरादा यही समझने का है कि भाई इस ग्रंथ के हिसाब से भारतवर्ष इतना खास क्यों था, कैसे इसमें भूगोल, कर्म, अध्यात्म सब मिले हुए हैं। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले ये बताइए कि ये स्रोत किस तरह का है, मतलब इसे कैसे समझा जाए। हाँ, देखिए ये समझना जरूरी है कि ये एक पुराने ग्रंथ का हिस्सा है और पुराणों का अंदाज थोड़ा अलग होता है। अच्छा। उनमें इतिहास, भूगोल, दर्शन, कहानियां सब एक साथ गुंथा होता है। वो उस समय की एक खास विश्व दृष्टि दिखाते हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है। मतलब गहरे अर्थ छुपे हो सकते हैं। बिल्कुल, ये भौगोलिक वर्णन से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो ये स्रोत भारतवर्ष की पहचान कैसे कराता है, कहाँ है ये। शुरुआत तो लोकेशन से ही होती है। साफ लिखा है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश है वो भारतवर्ष है। ठीक। और यहाँ रहने वाले भरत की संतानें, ऐसा कहा गया है। भारत की संतानें। और इसका साइज कुछ अंदाजा दिया है? हाँ, विस्तार बताया है, 9,000 योजन। 9,000 योजन। योजन मतलब ये कितना होता है आजकल के हिसाब से? देखिए, योजन की लंबाई पर थोड़ी अलग अलग राय हैं पुराने टेक्स्ट में, पर मानकर चलिए करीब 8 से 13 किलोमीटर का एक योजन। तो 9,000 योजन मतलब बहुत बड़ा इलाका हो गया। अरे वाह, काफी बड़ा। तो ये तो हुई सीमा और विस्तार, पर जैसा आपने कहा, ये सिर्फ भूगोल नहीं है। तो फिर सबसे अहम बात क्या है इसमें। सबसे अहम बात मेरे ख्याल से इसका चरित्र चित्रण है। इसे कहा गया है कर्म भूमि। स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते पर जाने के लिए एक कर्म भूमि। कर्मभूमि, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, यही इस पूरे विवरण की चाबी है, कह सकते हैं। भारतवर्ष सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि कर्म करने और उसका फल पाने की एक खास भूमि है। इसको थोड़ा और खोलेंगे, कर्मभूमि मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब है कि इस स्रोत के अनुसार सिर्फ इसी जमीन पर अच्छे कर्म करके इंसान स्वर्ग या अपवर्ग यानी मोक्ष पा सकता है। अच्छा। और यहीं पर अगर पाप कर्म किए तो उसका फल नरक या फिर तिर्यक योनि मतलब पशु पक्षी वगैरह की योनियों में जन्म लेकर भोगना पड़ता है। अच्छा, तो कर्म और उसका नतीजा, अच्छा हो या बुरा, वो सीधे सीधे इस जमीन से जुड़ा है। हाँ, और इस पर बहुत जोर दिया गया है। साफ लिखा है कि पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए कर्म करने का तरीका या कहिए कर्म करने का जो अवसर है और उसका जो महत्व है वो भारतवर्ष के अलावा और कहीं नहीं। कहीं और नहीं, ये तो बड़ी बात है। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यही है कि ये इस भूमि को कर्म के सिद्धांत के बिल्कुल केंद्र में रख देता है। बाकी जगहें शायद कर्मफल भोगने के लिए हों, भोग भूमियां हों, लेकिन नए कर्म करके ऊपर उठने का खास मैदान यही है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है। क्या ये स्रोत इसकी भौगोलिक बनावट के बारे में और बताता है। हिमालय और समुद्र तो हमने सुन लिया। हाँ बिल्कुल, इसमें 7 मुख्य कुल पर्वतों का जिक्र है। ये उस समय की भौगोलिक समझ दिखाते हैं, जैसे महेंद्र, मलय, सहे, जिसे शक्तिमान भी कहा है, ऋक्ष, विंध्य और पार्यात्र। 7 पर्वत श्रृंखलाएं। हाँ, और ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे, अक्सर ये सांस्कृतिक और प्राकृतिक सीमाएं भी बनाते थे। शायद पवित्र स्थल भी माने जाते होंगे। लिस्ट से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि एक डिटेल्ड नक्शा बनाने की कोशिश है। और इन पर्वतों के अलावा क्या देशों या हिस्सों का भी जिक्र है। हाँ, भारतवर्ष के 9 भाग या खंड बताए गए हैं। नाम है इंद्रद्वीप, कसेरुमान, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण। और नवा। और नौवा ये द्वीप खुद यानी मुख्य भारतवर्ष, जिसे सागरों से घिरा हुआ बताया है। और इस 9वें हिस्से का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 1,000 योजन बताया है। 1,000 योजन, तो ये शायद उस समय की कोई राजनीतिक या सांस्कृतिक इकाइयां रही होंगी। हो सकता है ये उस समय की समझ को दिखाता है। ठीक है, पर्वत हो गए, खंड हो गए, अब नदियों का जिक्र तो जरूर होना चाहिए भारत में। तो बिल्कुल, नदियों के बिना तो बात ही अधूरी है। स्रोत में कई बड़ी नदियों और वो कहाँ से निकलती हैं, इसका ब्यौरा है। अच्छा, जैसे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली शतद्रु यानी सतलुज, चंद्रभागा यानी चिनाब। फिर मध्य भारत में पार्यात्र और विंध्याचल से निकलने वाली नदियां हैं वेद, स्मृति।
नर्मदा, सुरसा। नर्मदा तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फिर पश्चिम घाट यानी सह्य पर्वत से गोदावरी, भीमरती, कृष्णवेणी। कृष्णवेणी के लिए तो कहा गया है कि वो पाप हरने वाली है। पाप हरने वाली नदियों को पवित्र मानने की बात आ गई यहाँ। हाँ, फिर दक्षिण में मलयगिरी से कृतमाला, ताम्रपर्णी और पूर्वी घाट से त्रिस्मा, ऋषिकुल्या जैसी नदियां। बहुत लंबी लिस्ट है। इतनी सारी नदियां, ये तो सिर्फ लिस्ट नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे पूरे देश का एक जाल बुना जा रहा हो नदियों से। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि उस विश्व दृष्टि में नदियां कितनी जरूरी थीं। पानी, खेती, रास्ते और पवित्रता सबके लिए। और हजारों सहायक नदियों का जिक्र भी है। मतलब एक हरा भरा, पानी से भरपूर देश माना जाता था। नदियां जीवन देती थीं और शायद लोगों को जोड़ती भी थीं। बिल्कुल। अच्छा, और इन नदियों के किनारे जो लोग बसते थे, उनके बारे में क्या लिखा है? हाँ, कई समुदायों और इलाकों का जिक्र है। कहा है कि पूरब दिशा में किरात लोग रहते हैं। किरात? हाँ, संभवतः हिमालय या नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता था। और पश्चिम में यवन। यवन मतलब ग्रीक या कोई और? अक्सर यूनानियों या दूसरे पश्चिमी विदेशियों के लिए यूज होता था। तो ये उस समय की ज्ञात सीमाओं और पड़ोसी संस्कृतियों की तरफ इशारा है। और देश के बीच के हिस्से के बारे में? बीच के हिस्से के लिए कहा है कि वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण के लोग रहते हैं और वो अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से काम करते हैं। यज्ञ करना, युद्ध करना, व्यापार करना वगैरह। यानी वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। हाँ, और इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। कुरु, पांचाल, मध्य देश, कामरूप, पुंड्र, कलिंग, मगध, फिर सौराष्ट्र, शूर, आभीर, अर्बुद, मालव, पारियात्रवासी, सौवीर, सैंधव, हूण, शाल्व, कोसल, मद्र, अम्बष्ठ, पारसिक गण। बहुत लंबी सूची है। बाप रे, इतने सारे नाम! इसका क्या मतलब निकालें? ये दिखाता है कि भारतवर्ष को एक बहुत ही विविध, मल्टीकल्चरल और घनी आबादी वाला देश माना जाता था। हाँ, विविधता तो साफ दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्रोत कहता है कि ये सब लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन नदियों का पानी पीकर हृष्ट-पुष्ट रहते हैं। अच्छा, आपस में मिलकर रहते हैं। ये तो एक आदर्श स्थिति लगती है। हो सकता है आदर्श हो, लेकिन ये विविधता में एकता और नदियों की जीवन देने वाली भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, तो हमने भूगोल देखा, नदियां देखी, लोग देखे, लेकिन वापस उस कर्म भूमि वाले विचार पर आते हैं। क्या स्रोत कुछ और बताता है कि ये भूमि आध्यात्मिक रूप से इतनी खास क्यों है? हाँ, और यहाँ पर बात और भी गहरी हो जाती है। स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है। क्या? ये कहता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जो 4 युग हैं, समय के बड़े बड़े चक्र। हाँ, 4 युग। ये सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में ही होते हैं, जम्बू द्वीप के किसी और हिस्से में नहीं। क्या सिर्फ भारतवर्ष में? ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि समय का ये चक्र, नैतिक उतार चढ़ाव, धर्म का युग के हिसाब से बदलना, ये सारे अनुभव सिर्फ इसी भूमि पर होते हैं। और इसी वजह से यहीं पर मुनि लोग परलोक के लिए तपस्या करते हैं, यहीं याज्ञिक यज्ञ करते हैं, यहीं दानी दान देते हैं। अच्छा, तो सारे आध्यात्मिक काम यहीं केंद्रित हैं। हाँ, मतलब वो सारे कर्म जो आध्यात्मिक उन्नति या पुण्य कमाने के लिए जरूरी माने जाते हैं, वो सब यहीं फोकस्ड है। तो ये सिर्फ कर्म भूमि नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी का एक तरह से हेडक्वार्टर्स हो गया। कह सकते हैं। ये इसे पूरी पृथ्वी का एक आध्यात्मिक इंजन जैसा बना देता है। स्रोत ये भी कहता है कि पूरे जम्बू द्वीप में भगवान विष्णु की पूजा यज्ञों से होती है, लेकिन जम्बू द्वीप के जो 9 वर्ष हिस्से हैं, उनमें भी भारतवर्ष ही सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ। और वजह फिर वही? वजह फिर वही बताई है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, जबकि बाकी 8 वर्ष भोग भूमियां हैं। भोग भूमि मतलब वहां सिर्फ पिछले कर्मों का फल भोगा जाता है, नए कर्म करके कुछ बदला नहीं जा सकता। हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है। वहां प्राणी अपने पिछले जन्मों के पुण्य या पाप का फल भोगते हैं, सुख या दुख, लेकिन उनके पास नए कर्म करके अपनी आध्यात्मिक स्थिति सुधारने या मोक्ष की तरफ बढ़ने का अवसर या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं। और ये एक बहुत अहम सवाल उठाता है कि कर्म करने की ये आज़ादी और उसके इतने जबरदस्त नतीजे, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, ये सब इस खास भूमि से ही क्यों जुड़े हैं? इस स्रोत के अनुसार
क्या ये सिर्फ संयोग है या इस भूमि की प्रकृति में ही कुछ खास है? ये कर्म भूमि और भोग भूमि का फर्क तो बहुत बुनियादी है, और इस कर्म भूमि का महत्व इतना ज्यादा है कि यहाँ जन्म लेना भी मुश्किल माना गया है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि यहाँ मनुष्य जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। हजारों साल में जब बहुत सारे पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाके कहीं जीव को इस देश में मनुष्य का जन्म मिलता है। हजारों साल के पुण्य के बाद तो ये जन्म एक बहुत कीमती मौका हुआ। हाँ, एक अनमोल अवसर। और शायद सबसे हैरान करने वाला दावा तो ये है कि देवता भी इस जगह की तारीफ करते हैं। हाँ, ये शायद इस वर्णन का क्लाइमैक्स है। स्रोत कहता है कि देवता भी गीत गाते हैं कि वो लोग धन्य हैं जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते वाले भारतवर्ष में जन्म लिया है। देवता गीत गाते हैं और मनुष्यों को खुद से ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं। हाँ, वो हम मनुष्यों को जो यहाँ जन्मे हैं अपने से भी ज्यादा लकी मानते हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। देवता मनुष्यों से ईर्ष्या क्यों करेंगे? स्वर्ग तो सबसे अच्छी जगह मानी जाती है ना। अगर हम इसे पूरी सूरत कबीरा बड़ी तस्वीर में देखें तो वजह साफ होती है। देवता स्वर्ग में है, ठीक है, अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं, दिव्य सुख में है। हाँ, पर उनकी वो स्थिति टेम्पररी है। पुण्य खत्म होने पर उन्हें फिर जन्म लेना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो स्वर्ग में रहते हुए नए कर्म करके मोक्ष नहीं पा सकते। वो भोग योनि में है। अच्छा, वो कर्म नहीं कर सकते? मोक्ष पाने वाले कर्म, जबकि भारतवर्ष में जन्म मनुष्य, हाँ, वो कर्म योनि में है। उनके पास चांस है। अगर वो निष्काम भाव से, मतलब फल की इच्छा के बिना अपने कर्म करें और उन्हें भगवान विष्णु को समर्पित कर दें, तो वो पुण्य और पाप दोनों के बंधन से आजाद हो सकते हैं। जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं, परमात्मा में लीन हो सकते हैं, यानी मोक्ष पा सकते हैं। तो मनुष्यों के पास वो चाबी है जो देवताओं के पास भी नहीं है, मोक्ष की चाबी। इस स्रोत के हिसाब से हाँ, देवताओं को तो ये चिंता लगी रहती है, जैसा स्रोत बताता है, कि भाई हमारे स्वर्ग वाले पुण्य जब खत्म होंगे तब हमारा अगला जन्म कहाँ होगा, किस योनि में होगा। जबकि भारतवर्ष के मनुष्य अपने कर्मों से इस पूरे चक्कर से ही बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए होशो हवास में ज्ञानपूर्वक कर्म करने की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति के साथ यहाँ जन्म लेना एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना गया है, जिसकी इच्छा देवता भी करते हैं। ये पूरी तस्वीर तो भारतवर्ष को यूनिवर्स में एक बहुत ही सेंट्रल और अहम जगह देती है। अब ये सवाल उठता है कि ये भारतवर्ष खुद कहाँ है? आपने जम्बू द्वीप का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, स्रोत के अनुसार ये भारतवर्ष जम्मू द्वीप नाम के एक बहुत बड़े द्वीप महाद्वीप का हिस्सा है। जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप का विस्तार बताया है 1 लाख योजन। सोचिए कितना विशाल होगा। और इसमें भारतवर्ष समेत कुल 9 वर्ष हैं, मतलब 9 क्षेत्र हैं। 1 लाख योजन, और इसमें 9 हिस्से हैं, जिनमें से एक भारतवर्ष है। और ये जम्बूद्वीप कैसा दिखता है? मतलब इसके आसपास क्या है? इसे चारों तरफ से उतने ही बड़े, यानी 1 लाख योजन चौड़े, गोल, कंगन जैसे खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। अच्छा, वलयाकार, कंगन जैसा। हाँ, ये उस समय के कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान की एक झलक है, जिसमें पृथ्वी और उसके महाद्वीप एक खास तरह से व्यवस्थित माने जाते थे। और जम्बूद्वीप के बाकी हिस्सों के मुकाबले भारतवर्ष की क्या खासियत है? जैसा हमने पहले कहा, पूरे जम्बूद्वीप में यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु की पूजा होती है, ये बताया गया है। ये इसे एक तरह की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान देता है। लेकिन इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्म करने की विशेष क्षमता और अवसर के कारण सबसे अच्छा माना गया है। बाकी 8 वर्ष भोग भूमियां हैं, जहां कर्म का वो महत्व या नतीजा नहीं है। समझ गया। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? इस प्राचीन स्रोत के नजरिए से हमने भारतवर्ष के बारे में क्या खास बातें जानी? देखिए, मेरे हिसाब से मुख्य बात यह है कि इस नजरिए में भारतवर्ष सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक अनोखी कर्म भूमि है। हाँ, कर्म भूमि। एक ऐसा स्टेज जहां आपके कर्मों के न सिर्फ दुनियावी नतीजे होते हैं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक तरक्की, स्वर्ग और यहाँ तक कि जन्म मरण के चक्कर से आजादी यानी मोक्ष पाना भी मुमकिन है। बिल्कुल। और हमने देखा कैसे इसका वर्णन एक जीते जागते फैले हुए देश के तौर पर किया गया है। पहाड़ हैं, नदियां हैं, तरह तरह के लोग हैं। हाँ, नदियां जीवन देने वाली और पवित्र हैं, पहाड़ सीमाएं बनाते हैं, और लोग अपनी सारी विविधता के बावजूद साथ रहते बताए गए हैं। फिर हमने इसकी आध्यात्मिक खासियत देखी, चारों युगों का यही होना, तपस्या, यज्ञ, दान का केंद्र होना। और सबसे बढ़कर
यहाँ मनुष्य जन्म का दुर्लभ होना और देवताओं का भी इसकी तारीफ करना, क्योंकि यहीं कर्म के जरिए मोक्ष का दरवाजा खुलता है, जो देवताओं के लिए भी बंद है। और आखिर में हमने इसे जम्बू द्वीप के बड़े कॉस्मिक मैप में देखा, जहां ये 9 हिस्सों में सबसे बेहतरीन कर्म भूमि के तौर पर स्थापित है। ये पूरा विवरण हमें एक प्राचीन विश्व दृष्टि की गहराई में ले जाता है, जहां भूगोल, समाज, कर्म का सिद्धांत और जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य ये सब आपस में जुड़े हुए थे। ये सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य वाले ब्रह्मांड का दर्शन है, जिसमें हर जगह का एक खास मतलब और मकसद है। बिल्कुल। ये समझना कि कोई कल्चर अपनी जमीन को कैसे दिखता है, उसे क्या मायने देता है, ये उसके मूल्यों, उसकी उम्मीदों और उसकी पहचान को समझने की कुंजी है। भारतवर्ष को कर्मभूमि मानना यहाँ रहने वालों के जीवन के उद्देश्य को एक खास दिशा देता था। और जाते जाते एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए, जो इसी स्रोत से उठता है। हाँ, जरूर। ये स्रोत कर्म करने और उसका निर्णायक फल पाने के मौके को एक खास भौगोलिक जगह भारतवर्ष से ही क्यों जोड़ता है? क्यों कुछ जगह कर्म भूमि और बाकी भोग भूमि मानी गई? ये सोचने वाली बात है। ये विचार किसी जगह की अपनी ऊर्जा या प्रकृति और वहां रहने वाले जीवों की आध्यात्मिक क्षमता या अवसर के बीच किस तरह के गहरे, शायद अनदेखे रिश्ते की तरफ इशारा करता है। क्या जमीन खुद भी चेतना या संभावना को प्रभावित करती है? कम से कम इस प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार तो ऐसा लगता है। इस पर सोचा जा सकता है।